अब बेस कैटेलाइज करें। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हो गया क्या जा रहा है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी नहीं NH2OH, आपने गलत लिखा होगा हाइड्रोक्सिल, तो अब हाइड्रोजीन रहेगा। ठीक है, तुम बेटा उधर ही रहो यहाँ पर। और ये दोनों एक जैसे, हाँ जवाब याद है। मैंने आपको एक आधा जवाब ये चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा। ओके, अगर मेरे पास सपोज कोई एल्डिहाइड है और मैं उसका रिएक्शन हाइड्रोजीन से करवाता हूं, व्हिच इज दिस। आप अब गौर से ये देखेंगे कि वो जो इससे पहले वाला था उसमें यहाँ OH था, वो हाइड्रोक्सिल अमीन था, और अब ये है हाइड्रोजीन, उसके दोनों तरफ NH2, इसने कुछ नहीं कर। तो जैसे OH आखिर तक लगा रहा था, ये भी आखिर तक लगा रहेगा। हमारा काम करने वाली चीजें हैं दिस एंड दिस, और इधर है ये और। तो अब इस हिसाब से जब हम इस एडिशन को परफॉर्म करते हैं तो OH बनाता है, ये H ऊपर ले जाए और ये NH, NH2। तो ये जो NH है ये कार्बन से मिला, जो H है ये O से मिला। हमने इसे इस तरह लिखा ताकि आपको बता सकें कि जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो वो एसिडिक होता है, और अगर उसके बराबर में OH है तो ये कंपाउंड एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वाटर एलिमिनेट होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे पिछले वाले नंबर। और फिर आपको जो चीज मिलेगी वो जब कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका नाम हमने रखा हुआ है ऑक्साइन। सो ये भी ऑक्साइन बना है। ऑक्साइन के मेंबर्स का नाम हम देते हैं इस बेस पर कि वो किस एल्डिहाइड या किस कीटोन की मदद से बनाए गए हैं। तो इस वक्त चूंकि मैंने जनरलाइजेशन लिखी है तो आई जस्ट राइट ऑक्साइन। अब अगर इधर फर्स्ट कर लें कोई कीटोन लाते तो यहाँ भी R होता, यहाँ भी R आता, लेकिन हमारा असल फोकस है ये चीज, ये बनेगी। पिछले वाले में इधर OH था, इस वाले में यहाँ NH, इसके अलावा दोनों में हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा ऑक्साइन। तो इसका मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन and reaction with hydrazine are the example for the weak nucleophilic addition reactions where we use acid as a catalyst. अब इधर आ जाए, इनमें पहला स्टेप है, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो ये कोई जरूरत नहीं कि पहले कोई एसिड आए, उनके लिए जगह बनाए और फिर वो अटैक करे, वो माशाल्लाह खुद स्ट्रॉन्ग है। इसके फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इस तरह लिखने का फायदा ये है, इट कुड बी एल्डिहाइड, इट कुड बी कीटोन, और हमारा असल काम तो इन दोनों के साथ है। तो जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो ऑब्वियसली कार्बन पर अटैक करेगा और ये बना। अब ये ऑक्सीजन प्रॉपर नेगेटिव हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक बॉन्ड टूट चुका है और कोई पार्शियल चार्जिंग प्रॉपर। तो सेकंड स्टेप होगा प्रोटोनेशन। अब ये जो चीज बनी है इस पे कोई भी H पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल आकर, तो उधर पहले प्रोटोनेशन की फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक था या पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक है फिर तो अब इसकी एग्जांपल सबसे आसान है एडिशन ऑफ HCN।
हाइड्रोजन साइनाइड या सायनिक एसिड। और ये बिल्कुल इसके हिसाब से समझ लें, NU की जगह CN आ गया है, तो वैसे ही है। लेकिन हम मैकेनिज्म के स्टाइल से नहीं लिखते, हम इसे इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। सो इफ यू हैव HCN, CN इज पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों काम कर दिए अभी। हम पार्शियल चार्जेस ऐसे भी बनाते हैं और ये सर्किल करके भी बनाते हैं, दोनों का एक ही मतलब है कि दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज द पार्शियल नेगेटिव। तो ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो अब ये CN इस कार्बन से मिलेगा, H इस O से मिलेगा, एक ही स्टेप में आप पूरा रिएक्शन लिखेंगे। ये OH बन गया, ये C। इस कंपाउंड को जिसमें साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों होते हैं, इसके लिए हमारे पास नाम है सायनो हाइड्रेट। दिस इज कॉमन नेम। IUPAC देंगे तो सिंपली साइनो अल्कानॉल, ठीक है ना। और इधर भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों से आप यही काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक अगर कीटोन की एग्जांपल लें, दैट इज प्रोपानॉल। दिस इज 2 सायनो 2 प्रोपानॉल। जो इसकी दूसरी एग्जांपल है वो पढ़िए। इस मींस जो हमारे लिए न्यू एडिशन था ना, वो ये भी था। जो दूसरा है वो है रिएक्शन विद ग्रेट नॉट्स रीच। तो ये वही मशहूर रिएक्शन है जिसमें अगर मीठा नल इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, मीठा नल के अलावा हायर एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन इस्तेमाल करेंगे तो टर्शियर होगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स हम इस पर बात करते हैं। दिस इज बेसिकली थ्री possibilities. If you react this with the simple methanol, you will have 1 degree alcohol। और अब क्योंकि यही फॉर्मेट डाला नाम का है, इसलिए इसी को हम हर हाल में ध्यान में रखेंगे। If you have higher aldehyde, then you have 2 degree alcohol, and if you have ketone, 3। इस तरह ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये ओवरऑल 4 एग्जांपल्स हैं, जो एसिड कैटालाइज की, 2 बेस कैटालाइज की, और उसमें से एक रिपीट हो रही है, 3 ऐसी हैं जिससे पहले हमने नहीं। तो यही इस चैप्टर का एक्चुअल एसेट है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई नया रिएक्शन नहीं आया है। तो इसलिए जो अगर इस चैप्टर को आप रिव्यू करते हैं तो बेसिकली ये 3, अब 2 और बहुत स्पेशल रिएक्शन आ रहे हैं। ये टोटल 5 रिएक्शन हैं जो इस चैप्टर के लिए ये पूरी समरी बनती है।
एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों दो रिएक्शंस हैं अलग अलग जिनसे हम रिड्यूस करके एल्कीन्स, ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आपने एल्कीन्स पढ़ा तो हमने बड़े वक्त से आपको बता दिया कि एल्कीन्स तो कोई मेथड ऑफ डेरिवेशन नहीं पढ़ना और एक आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला जो है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें बताया गया कि वहां बेशक नहीं था, लेकिन अब आगे आते जाए तो कुछ 4 या 5 तरीकों से एल्केन्स बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने ग्रेगनॉट एजेंट से एल्केन्स बनाए हैं दो अलग अलग तरीके से, एक हाइड्रोलिसिस से, दूसरे के अमाइन से। अब यहाँ दो रिएक्शन है, एक कहलाता है क्लीवेंसन रिडक्शन और एक फ्रिक्शनल रिएक्शन। इन दोनों से हम डिफरेंट तरीकों से एल्केन्स हासिल करेंगे बाय रिड्यूसिंग एनी कार्बन आयन। और फिर एक आप पढ़ेंगे सबसे आखिरी रिएक्शन, जब डी का कार्बोक्सिलिक एसिड को पहुंचेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन। तो टोटल इस तरह से 5 तरीके आपको एल्केन्स के मिल गए हैं, लेकिन किस तरह बिखरे हुए। तो अब ये देखिए ये रिएक्शन कहलाया, दिस इज बेसिकली कॉजिंग रिडक्शन टू एल्केन्स। इसमें पहली है क्लीवेंसन रिडक्शन, या क्लीवेंसन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी खास बात है कि इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिंक एल्यूमिनियम एंड कंसंट्रेटेड HCl। अब बुरा हो इस बात का कि हमने नई किताब पढ़ ली, फिर हम पुरानी वाले पढ़ते तो उसमें हमारा एक पूरा चैप्टर था हाइड्रोजन गैस में, ये लॉजिक समझाई जाती थी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनते हैं। तो जब आप किसी भी एसिड को किसी भी मेटल पर फेंकते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। टेक्निकली वो हाइड्रोजन H2 नहीं बनती, वो H बनता है जो फिर फौरन आपस में मिलकर H2 बनता है। तो हम करते ये हैं कि मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन लेकर जहां हमें किसी कंपाउंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देना हो वहां दोनों का रिएक्शन जा रहा है। यानी हम एल्डिहाइड पढ़ा हुआ होगा, उसमें मेटल डाल के ऊपर से एसिड फेंकते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे वो बजाय आपस में मिलने के वो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे। तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में इंतहाई रिएक्टिव सब्सटेंस, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो यहाँ हमने जो चॉइस किया अमूमन ये क्लीवेंसन भाई का आइडिया था, हमारा होता था कि जिंक के ऊपर HCl फेंक दें तो भी हाइड्रोजन गैस नेचर फॉर्म में बनेगी। इन्होंने इसमें और एक वैरायटी ला दी कि जरा कंट्रोल अंदाज हो जाएगा, तो जिंक इमलगम। जिंक इमलगम का मतलब क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सोडियम इमलगम बढ़ाना। जब आप किसी चीज को मरकरी में डिसॉल्व करते हैं, मरकरी इज लिक्विड, तो हम उस सॉल्यूशन को इमलगम कहते हैं। सोडियम को मरकरी में डिसॉल्व करें सोडियम इमलगम, जिंक को डिसॉल्व करें जिंक इमलगम। तो अब ये रिएक्शन है कि सपोज यू हैव एनी एल्डिहाइड and you are reacting it with जिंक, ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हैं, किताब में जिंक लिखकर ब्रैकेट में मरकरी लिखा है, दैट्स ऑल एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है जिंक और मरकरी का मिक्सचर, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन के एटम बनते हैं जिन्हें हमने इसी तरह ब्रैकेट डाल के लिखा है। अब दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिले और वाटर बना दिया, बाकी दो हाइड्रोजन इस कार्बन से मिले, तो ये कार्बन के पास एक तो पहले से है तो ये बन गया CH3। It simply means alkene। यानी आप इस बात के एग्जांपल से बनाना चाहें, if I have ethanol, ये मेरे पास है ethanol, this is the Cleveson reduction, जिंक मरकरी इमलगम in the presence of HCl, तो एक बन गया वाटर और दूसरा बन गया CH3CH, that is something ethanol से डिसॉल्व। Same is true for ketones। तो बजाय जनरल लिखने के हम डायरेक्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हमारे पास है प्रोपानॉल, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, याददाश्त में ताजा रहे इसलिए इसका जो ज्यादा मशहूर नाम है वो है एसीटोन। IUPAC नाम बेशक प्रोपानॉल है, लेकिन जो उसका ज्यादा कॉमन नाम जिससे मशहूर है वो एसीटोन, जिसका कार्बन नहीं है। लेकिन हमारे रिएक्शन में कोई इसमें फर्क नहीं आ रहा,
ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना के इसे अलग करेंगे और बाकी दोनों उस कार्बन से मिलेंगे जिसने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, तो ये बन गया प्रोटीन। और जो कोएफिशिएंट है कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजीन से मिलता है। और इसमें पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन हम KOH से कराते हैं, तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वो ये दोनों नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे 10 2। तो अब आप गौर करें तो इसमें भी 4 हाइड्रोजन बच गए, तो वही पिछला वाला रिएक्शन रिपीट हो गया। एक बना वाटर और एक बना एल्कीन। अगर मैं यहाँ की एग्जांपल लूं, इथानल, तो सिर्फ ये बताना है कि हाइड्रोजीन in the presence of potassium hydroxide will produce nitrogen, water and ethane। और इसी तरह प्रोपानॉल से बनाएंगे तो प्रोपेन। तो अब हम लैब में होते हैं तो इक्वेशन पे फोकस होता है। अब याद क्या रखना है, कुल लेविंसन डिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो गया एल्केन बनाते हैं, दैट्स द बॉटम लाइन। इस तरह बनाते हैं तो ये याद रखना है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है या इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमल्गम एंड कंसंट्रेटेड। वुल्फ क्रिस्टल में आपने याद रखना है द सेम रिडक्शन टू एल्केन्स बट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बातें याद। हाँ मैंने इंटरमीडिएट की तरह से नाइट्रोजन और कार्बन का डेवलपमेंट और वो इसी तरह लेकिन करके डायरेक्ट ही याद है तो बनता है। धारा पड़ेगा अच्छा, उसकी जरूरी सब नहीं याद नहीं सेकंड से बना आपके पास ये मैप है बीच में डायग्राम में कोई अगर निकाल पड़ रहा हो आपकी तो आया है पर बीच में लिखते हैं कि और आप शो करें किस किस चीज से सेम है पता होगा ना और साथ में ना ऐसा यार ये जो लॉजिक है ना वो सबसे अहम है। ये तो अभी क्योंकि याद दिलाना है तो इक्वेशन लिखना है, लोग इक्वेशन तो पूछ ही नहीं सकते हैं अगर वो तो एक लिखेंगे इससे पॉजिटिव है ये कौन था बस। अब आखिरी बात पढ़े हुए हैं लेकिन रिपीट, oxidation reactions of aldehyde and ketones, oxidation of alkanes will give you the carboxylic acid
and the reduction will give you back alcohols. ये तो पहले ही पढ़ा हुआ, दोबारा दोहरा रहे हैं, तो इसके बाद फिर इस चैप्टर की आखिरी बढ़ी है। तो अब ये दो रिएक्शन हुए थे, पहला वाला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा वाला था रिडक्शन टू अल्केन, उनके अंदर बहुत सारे थे, बहुत बात है। अब तीसरी टाइप हो गई ऑक्सीडेशन, जैसा कि हमने कहा अगर हम एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ आएगा एनी ऑक्सीडाइजिंग। तो अब हम आपको लिस्ट भी बताएंगे, बहुत सारे ऑक्सीडाइजर। एल्डिहाइड को अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं, वीक माइल्ड स्ट्रॉन्ग सब इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन कीटोन इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं, तो कीटोन की ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन। सो द कीटोन्स कैन आल्सो कन्वर्ट oxidize to convert into carboxylic acid, but that requires very strong oxidizing bases. तो अभी ये सिर्फ बताया है, इससे पहले बता सकते, अब हमें इधर इस हिस्से की थोड़ी सी बात करना, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ आपकी रिएक्शन हो जाए, मैं आराम से आपके सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करवा दूं। आखिरी हो गया रिडक्शन। अगर आपके पास है एल्डिहाइड और आप इसकी रिडक्शन करते हैं यूजिंग LiAnH4, it converts into degree alcohol, primary alcohol। और अगर आपके पास कीटोन है सेम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री। ये भी मल्टीपल टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं मगर कीटोन को नहीं कर सकते। वीक और माइल्ड oxidizing agents which can oxidize aldehydes but not नाम भी रह रहे हैं। उसमें पहला है टॉलिंस एजेंट। टॉलिंस एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, कीटोन पर इसका कोई असर नहीं। तो अब हमारा काम क्या हुआ, बेसिकली तो रेडिकल की सारी बात, ये है कौन, ठीक है। तो टॉलिंस रिएजेंट है टेक्निकली ये डायमीन सिल्वर 1 आइन। तो अब चूंकि हम इसे कंपाउंड की सूरत में लेते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा एनाइन हो जिसका चार्ज -1, इट कुड बी नाइट्रेट, इट कुड बी हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए हम इधर अगर नाइट्रेट लिख दें तो भी चलेगा, और अगर हम इधर हाइड्रोक्साइड लिख दें तो ये दोनों टॉलिंस रिएजेंट हैं। और अगर आप इनके IUPAC नाम लेने की प्रैक्टिस करें, एक है डाई अमीन सिल्वर 1
नाइट्रेट और दूसरा हुआ डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। दूसरा है फेरिक्स सॉल्यूशन। फेरिक सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है मगर कीटोन को नहीं। फिर इसको का ताल्लुक कीटोन है लैब में अमूमन ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स की सूरत में पड़ा होता है, एक तो फेरिक ए कहते हैं, एक तो फेरिक बी। जब किसी को ये केमिकल यूज करना होता है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए, तो उसी वक्त दोनों को मिलाया जाता है और फेरिक सॉल्यूशन प्रॉपर बनता है। तो जो फेरिक ए होता है उसमें कॉपर सल्फेट होता है और जो फेरिक बी होता है इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तो अभी जो मुश्किल सा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है ये बेसिकली टार्ट्रिक एसिड इसको कहते हैं। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेट डायोइक एसिड। हमारा टार्ट्रिक एसिड नहीं है, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, उसका सॉल्ट। उसका मतलब है दोनों जगह पर H हटा कर एक जगह सोडियम एक जगह, तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके अलावा जिनके सिर्फ हमें नाम पता हो वो है एनालिटिक सॉल्यूशन। बेसिकली ये भी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा है क्रोमिक एसिड H2Cr O4। ये भी उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं मगर कीटोन को नहीं कर सकते। तो फिर क्या फायदा हुआ इस बात का, अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान डिस्टिंक्शन करनी हो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो, तो फिर ये सब इस्तेमाल होंगे। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है और आप जानना चाहते हैं किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन, आप दोनों का रिएक्शन इन चारों में से किसी से भी करा सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कीजिए आपने टॉलिंस रिएजेंट को दोनों में डाल दिया, जब टॉलिंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो अपने आप को रिड्यूस करता है। इसमें सिल्वर मौजूद है जिसका चार्ज है 1+1। जब ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो न्यूट्रल सल्फर बना लेगा सिल्वर 0 विच इज प्योर चांदी, यानी आपके सॉल्यूशन में चांदी बनेगी और वो टेस्ट ट्यूब की दीवारों से चिपक जाएगी। तो अगर हम गिलास की एक साइड पर सिल्वर की कोटिंग कर दें तो गिलास मिरर बन जाता है। जितने मिरर हम इस्तेमाल करते हैं उनकी एक साइड पॉलिश्ड होती है, दोनों साइड्स पॉलिश्ड ना हो तो वो तो सिंपल रिफ्लेक्टिंग है, आप बार देख सकते हैं जैसे आपने आंखों पे गिलासेस लगाए हैं वो बनेगा। इसकी एक साइड पॉलिश कर दें तो ये मिरर बनेगा, इसमें आपको अपना इमेज नजर आएगा। तो इसका मतलब है जब बच्चे टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में जितने हिस्से तक सॉल्यूशन होता है वहां से सिल्वर निकल के दीवारों से चिपक जाता है, टेस्ट ट्यूब का वो हिस्सा आईना बन जाता है मिरर। आपको उसमें अपनी शक्ल नजर आएगी मगर उल्टी, तो क्या आईना झूठ नहीं, आप उल्टे हैं तो उल्टे ही दिखेंगे भाई। तो बचपन से माँ बाप है तो बिल्कुल उल्टे हो, तो आपको लगा कि इतना नहीं क्यों दे रहे हैं, आज साबित हो गया माँ बाप को देख लिया आपको बचपन से ही। तो क्यों होगी उल्टी तस्वीर, ऐसे देखिए खुद घबरा जाएंगे नीचे होगा आपके ऊपर, ऐसे क्यों होगा। इतना अच्छा हुआ ना कराची बोर्ड में पढ़ा, रट्टे मार मार के सारे सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब नहीं जाएंगे ये लेवल पे क्यों पूछेंगे। वाह, तो पढ़ पढ़ के मैट्रिक से लेकर अब तक इस हालत में पहुंच गए। कौन सा टॉपिक था वो,
If an object is placed at focal length of the mirror, the object will have inverted image, real and of same size. रट्टे मान लो, मारे ना छह पूरे छह केसेस के रट्टे। कभी सोचा कि उसमें जो लिखा हुआ था इन्वर्ट का क्या मतलब है? वो इन्वर्ट याद कर ली, इसका मतलब है जो चीज आप रखेंगे उसकी उल्टी शक्ल बनेगी। अगर आप अपनी फोटो देखेंगे ना उस मिरर के सामने आप उल्टे दिखेंगे क्योंकि वो कॉन्केव शेप है। ये जो कर्व होते हैं इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो हमारी टेस्ट ट्यूब नीचे से कर्व्ड है। तो जब वो मिरर बनेगी और आप देखेंगे और घर जाके ये काम चम्मच से कर लो। स्टील का चम्मच जिसमें भी कर्व होती है अपनी शक्ल देगी उल्टी दिखेगी। सबको दिखाएगा देखो उल्टा। ये इसको इसलिए हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। बड़ा मशहूर टेस्ट है जिससे एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करते हैं। एल्डिहाइड वाली टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बनेगा, कीटोन वाली टेस्ट ट्यूब में नहीं बनेगा। ये वाला टेस्ट जब करते हैं तो चूंकि इसमें कॉपर सल्फेट है तो ये ब्लू कलर का। तो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन दो टेस्ट ट्यूब ले आए और एक में डालें फैरिक सॉल्यूशन दूसरे में भी डालें, थोड़ा हीट करते हैं तो हम क्या देखेंगे जिसमें एल्डिहाइड होगा उसमें ब्लू कलर वाला फैरिक सॉल्यूशन तेजी से अपना कलर चेंज करके रेड पीपीटी बनाएगा और जिसमें कीटोन होगा उसमें कोई चेंज नहीं। तो जिसमें रेड पीपीटी बन गई इसका मतलब वो एल्डिहाइड, जिसमें नहीं बनी इसका मतलब वैलेटिक सॉल्यूशन इसी तरह का काम करता है जिसमें भी कॉपर सल्फेट है कि ये ब्लू से रेड पीपीटी बन जाता है। इसलिए ये दोनों को एक माना जाता है ज्यादातर। ये जो अवेलेबल हो वो टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसी केमिस्ट्री रखते हैं। क्रोमिक एसिड कलर्ड सॉल्यूशन होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब इसने ऑक्सीडाइज किया है, कलर चेंज ना हो तो इसका ऑक्सीडाइज नहीं किया। तो अब ये चार में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दोनों को ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को कर ही सकता है, कीटोन को भी कर सकता है। तो है स्ट्रॉन्ग और वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। So if you use potassium dichromate, you cannot distinguish between aldehyde and ketones क्योंकि वो सबको ऑक्सीडाइज। ठीक है ना? So आखिरी बात यही लिखी है कि ये वाला ये बिल्कुल उसका भी लिखो है पता है। मैं इसका टेस्ट भी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये है सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड्स with Collins reagent क्या बनेगा? सिल्वर मिरर। और कीटोन्स with Collins reagent no change। Panic solution टेस्ट उसमें भी यही है एल्डिहाइड्स प्लस panic solution रेड पीपीटी और कीटोन प्लस panic solution दो पीपीटी। और आखिरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which can oxidize both aldehyde and ketone is potassium dichromate। This is all about aldehyde ketone। तो पता नहीं चला मेरे पर्सपेक्टिव से रिएक्शन सिर्फ 5 थे जो आपने पहले नहीं पढ़े। तो वन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले उसमें से 4 में से 3 क्लेगॉर्डिनर वाला पढ़ा और फिर रिडक्शन रिडक्शन और वोल्फ-फिशर रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आपका काम है उन पांचों रिएक्शंस को देखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है जो इसको
क्योंकि उसका तस्करा अल्कोहल से करता हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना बेहद आसान है, कोई भी एरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा कर सकता है, लेकिन कीटोन्स के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और वो सिर्फ हमारे सिलेबस के हिसाब से पोटेशियम डाल के बनेगा, और वीक में एकदम बेसिकली तो मैंने तुम सबके मैग्नेटिक सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैंने कहा ये उसका ही भाई है, बस इसमें ये टार्ट्रेट नहीं, ये कॉपर सल्फेट प्लस NaOH कैन डू द सेम थिंग। ये असल में वो टेस्ट है जो आपने आगे बहुत करते हैं भाई, याद कर लो। इसकी बड़ी अच्छी लॉजिक है, मुझे भी बड़ी बात पता चली, और मैं भी नहीं हूं ना, मैं तो मरी वाले काम। ये शुगर टेस्ट के लिए इस्तेमाल, बिकॉज एल्डिहाइड जो है इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल लिविंग सिस्टम के हिसाब से है ग्लूकोज। तो अगर हमें यूरिन में या ब्लड में ग्लूकोज के कंटेंट्स चेक करने हैं तो बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो वो सब एक्यूरेट कराते हैं। एक रफ या क्वालिटेटिव अंदाज से चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम यूरिन सैंपल में स्पेशली काइनेटिक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, उसमें जब डालकर उससे हीट थोड़ा सा करते हैं, तो बेसिकली रेड पीपीटी बनने का मतलब है अंदर अच्छा खासा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दैट मींस हाई शुगर कंटेंट। लेकिन रेड से पहले कुछ और शेड होते हैं, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज या येलो, तो उसका मतलब है थोड़े कम शुगर कंटेंट। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो सिर्फ पीपीटी के कलर का तो देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि जो सैंपल यूज किया गया था उसमें हाई कंटेंट है या लो कंटेंट। तो रेड पीपीटी तब बनती है जब एब्सोल्युटली एल्डिहाइड से आपका रिएक्शन होगा, दैट्स पूरा पूरा ग्लूकोज का हुआ है। तो मैग्नेटिक्स वाले ज्यादातर हम लैब वाले यूरिन टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये हम जरा महंगा पड़ता है और तो अब हमारा अगला आखिरी काम होगा, अब मैं इसलिए बता दूं कि मेरे कहने से पहले फरमाइश भी आ गई थी, तो जो मेरा देखा, क्योंकि मैं इस सबको एक टॉपिक समझता हूँ, जब भी आप पढ़ेंगे आप इसमें से नहीं पढ़ सकते और तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकते। तो अब हमारा आखिरी छोटा सा काम होगा, अगली क्लास में आपका काम हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलेज एंड स्टेरिक। फिर हमें एक प्रोटीन छोटा सा पढ़ना है, और जब ये नया उन्होंने निकाला है तो उसमें इंडस्ट्रीज में उन्होंने मेरे ख्याल में पॉलीमर्स डाले हैं और एक डाइस तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा अगर आप रिएक्शंस को याद करके आएंगे तो फायदा है, अदरवाइज वो ऐसी हवा में चलो कि जब आपको सब याद हो जाए तो उसको रिवाइज कैसे। सारा इशू ये है कि याद तो हो जाता है लेकिन उसके बाद घिच होता है। तो अपना सेल्फ टेस्ट लेने का एक तरीका है कि हम एक केमिकल का नाम लिखें और एक छोटा सा चार्ट बनाएं, जैसे लिखते हैं बीच में अल्केन, और अब अपनी मेमोरी रिकॉल करके दो अल्केन के चार्ट करेंगे। पहला ये कौन कौन से रिएक्शन से अल्केन बने, तो अब आपको ख्याल आएगा इक्वेशन नहीं याद करनी, स्टार्टिंग मटेरियल, एंडिंग मटेरियल, कंडीशंस। तो अब आप याद करेंगे अल्केन, अभी ताजा वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इसका तो नाम नहीं है। रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोक्सी, कंडीशन क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे एल्डिहाइड कीटोन। फिर एल्डिहाइड कीटोन ही जिंक मरकरी, जिंक एमलगम HCl अल्केन बन जाए। फिर आप कहेंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट हाइड्रोलिसिस अल्केन बन जाए, ग्रिग्नॉट रिएजेंट अमाइंस अल्केन बन जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्केन बन जाए। तो अब अल्केन 5 तरीकों से बने। दूसरा हिसाब अल्केन बीच में है, अब उससे क्या हो, उसके रिएक्शंस कि हम अल्केन का रिएक्शन उससे करेंगे, बन गया अल्केन का रिएक्शन इससे करेंगे। ये जो चार्ट आप खुद बनाए, ये देखकर रट्टे नहीं लगा, रट्टे तो ये हो गए। तो आप हर दफा अपना चार्ट बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, और आप सोचें किन किन तरीकों से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते। जब आप लिख लेंगे तो फिर आप क्रॉस कंफर्म करेंगे कोई रह तो नहीं गया, रह गया तो अभी कच्चे हैं हम, फिर एक दफा रिवाइज करें।